जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 21 वेरिएंट 22 आपका अपना वेरिएंट। ठीक है जी। तो आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। जी क्वेश्चन नंबर 1 है a unit may be stated the prefix that represents a power of 10 multiple of submultiples. Complete the table 1.1 to show the name and the symbol of each of the prefix and corresponding power of 10 multiple. अच्छा जी। So जी जनाब, प्रीफिक्स किलो दी हुई है और किलो किसके इक्वल है? किलो किसके इक्वल आप देख सकते हैं, किलो इक्वल है 10 पावर 3 के। 10 पावर 3 के। तो टेरा क्या होता है? टेरा आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, होती है 10 पावर 12। टेरा होता है 10 पावर 12 और 10 पावर -12 किसका इक्वल होता है? पीको होता है। पीको, PICO पीको होता है 10 पावर 12। ठीक है। और इसका सिंबल स्मॉल पी होता है, पीवी स्मॉल पी होता है, सिंबल स्मॉल पी होता है। ठीक है जी, ये बताना था आपने। अच्छा भाई, इन द फॉलोइंग लिस्ट अंडरलाइन ऑल द यूनिट्स दैट आर एसआई बेस्ड यूनिट। एसआई बेस्ड यूनिट एम्पियर है, कूलम नहीं है, मीटर है, न्यूटन नहीं है, तो दो ही है जनाब। अच्छा, उसके बाद कहते हैं एक फार्मूला गिवन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटल वायर इज गिवन बाय V is equal to 4 rho L I pi d square, where L is, well, D is diameter, I is current, L is length, rho is resistivity. Okay. For a particular wire, the percentage uncertainty in the values of some of the above tables. आपको uncertainties given है, D में uncertainty given है, I में given है, L में given है और V में given है। Okay जी, uncertainties given है। करना क्या जनाब? The quantities are used to calculate rho. Calculate the percentage uncertainty. आपने रो की वैल्यू में परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसी में फॉर्मूले के सामने चला जाता हूँ। सबसे पहले आपको रो को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रो को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? यहाँ साथ लिख देते हैं। फॉर्मूला है V इज इक्वल टू 4 रो एल आई ओवर पाई डी स्क्वायर। 4 रो एल आई और पाई डी स्क्वायर लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू 4 रो एल आई ओवर पाई डी स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला है ना, लेट मी कंफर्म इट अगेन। 4 रो एल आई पाई डी स्क्वायर। ओके। किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं आनी है? रो। तो सबसे पहले रो को सब्जेक्ट बनाएं। रो को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो रो इज इक्वल टू, अब आपको पता है ये नीचे वाली चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी चीजें डिवाइड हो जाएंगी। ये जो रो 4 एल आई डिवाइड हो जाएगा, 4 एल आई डिवाइड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि रो के फॉर्मूला में क्वांटिटीज मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है और कांस्टेंट भी। तो रूल आपको याद होना चाहिए, व्हेनेवर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देयर परसेंटेज एरर्स आर एडेड, वी इग्नोर द कांस्टेंट। यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, एंड पावर मल्टीप्लाइज विद द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इन डी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? परसेंटेज एरर इन रो, सॉरी, इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन वी, 5 को इग्नोर कर देंगे, प्लस परसेंटेज एरर इन डायमीटर। अब डायमीटर के पावर 2 है तो 2 भी यहाँ पे आ जाएगा, प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ, प्लस परसेंटेज एरर इन आई। ठीक है, अब वैल्यूज डाल दें। परसेंटेज एरर इन भी कितने? 3%, 3.5, प्लस 2 इंटू डी का कितना परसेंटेज एरर है? 3%, ये 3 अंदर ब्रैकेट में आता है, प्लस लेंथ का कितना परसेंटेज है? 2.5, प्लस आई का कितना परसेंटेज एरर है? 2। इन सबको ऐड कर दें। 3.5 प्लस 6 हो जाएगा तो 9.5, 10, 12 और ये 14% आ रहा है। ये आपका आंसर वाली जगह पे लिखेंगे, द आंसर इज 14%। सबसे पहले रो को सब्जेक्ट बनाया, ये आंसर आ गया 14%। अब चाहे तो लिख दे, आंसर आ गया। वर्किंग इसकी मैंने ऊपर शो की है 14%। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी। आपको रो की वैल्यू गिवन है, रो कितने है? रो की वैल्यू है 4.1 इंटू 10 पावर 7। 4 रो इज इक्वल टू 4.1
मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7। अब हमने क्या निकालना है, प्लस माइनस के बाद पार्शियल रो बताना है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पार्शियल रो होती है ना, आपको पता है इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, हमें पता है इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, 14%। तो पार्शियल रो क्या है, आई नो कि इस वैल्यू में परसेंटेज एरर कितना है, 14%। तो हमने एब्सोल्यूट एरर निकालना है ना, तो कैसे आ जाएगा, पार्शियल रो, अगर पूरा फॉर्मूला लिखे तो यूं होता है बेसिकली, पार्शियल रो ओवर रो इनटू 100 इज इक्वल टू 14%। ये है ना। अब बेसिकली आपने पार्शियल रो निकालना है, पार्शियल रो किसके इक्वल हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय रो ओवर 100। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इस वैल्यू का 14% निकाल दें, तो ये हो जाएगा 14 ओवर 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो, 4.1 into 10 power -7। व्हेन यू सॉल्व इट तो आ रहा है ऑलमोस्ट 6 into 10 power -8। इसको 1/6 तक लेंगे बेटा, तो 1/6 तक लेंगे। 14 4 द 56, एग्जैक्ट बताता हूँ ये कितना आता था। 14 multiplied by 4.1, it gives 5.74 into 10 power -8। 5.74 into 10 power -8। लेकिन एरर हमेशा 1/6 होता है ना, कहाँ का सर, ये आपका आंसर आ रहा है, मैं डिफरेंट कलर्स लिखता हूँ। हमारा आंसर आ रहा है पार्शियल रो, पहले यहाँ पे लिख देते हैं 5.74 into 10 power -8। अब ये 1/6 होता है, इट शुड बी वन सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, 6 into 10 power -8, ये आंसर आता है। ठीक है, एरर हमेशा 1/6 होता है। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। A charged oil drop in a vacuum between two horizontal metal plates। Charged oil droplet है। A uniform electric field produced between the plates by applying a potential difference of this much across them as shown। 1340, और ये डिस्टेंस गिवन है, और ये ऑयल ड्रॉप है, और इसका वेट गिवन है। ओके, the separation of the plates is this much। Separation of the plates is this much, 1.4 into 10 power -3। The oil drop of weight n remains stationary at the midway between the plates। Calculate the magnitude of electric field strength। Electric field strength पता निकालनी है। Electric field strength का फॉर्मूला होता है E is equal to F over Q भी होता है और V by D भी होता है, तो यहाँ पे V by D लगेगा। तो V कितना है, 1340। and what is distance between the plates, 1.4 into 10 power -2। when you solve it you are at 9.6 into 10 power 4 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है जी, पहला पार्ट हो गया। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप। मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज, साइन ऑफ चार्ज तो पहले बता देते हैं ना। देखो बेटा, ये ऊपर पॉजिटिव प्लेट है ना, पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव इंड्यूस हुआ होगा। अब आपको पता है कि वेट तो नीचे एक्ट करता है, अब इलेक्ट्रिक फोर्स को ऊपर एक्ट करना है। अब पॉजिटिव प्लेट किसको ऊपर पुल करेगी, ये पॉजिटिव प्लेट है ना, किसको ऊपर पुल करेगी, जब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा मेरा बेटा, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगी, तो चार्ज इस पे नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है, और चूंकि ये रुका हुआ है तो अब इसकी कैलकुलेशन भी यहीं पे कर देता हूँ, आपने नीचे करनी है। तो हमें पता है जब ये रुका हुआ है तो फोर्सेस बैलेंस्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स वेट के इक्वल है। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्यू ई इज इक्वल टू वेट। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है ना, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा भी अब क्या आ जाएगा, हमने क्यू निकालना है, क्यू हो जाएगा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ई। डब्ल्यू की वैल्यू अभी आपको गिवन है 4.6 इंटू 10 पावर -14 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी थी, 9.6 इंटू 10 पावर 4। सॉल्व करेंगे तो चार्ज की वैल्यू आ रही है 4.8 इंटू 10 पावर -19 कूलम।
-19 और साइन ऑफ चार्ज नेगेटिव है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे कहते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द प्लेट आर इंस्टेंटेनियसली रिवर्स्ड सो दैट द टॉप प्लेट इज जीरो पोटेंशियल एंड बॉटम प्लेट इज रिवर्स कर दिया। द चार्ज द चेंज इन the change causes the oil drop to move downward. Compare the new pattern of electric field lines between the plate with the original pattern. Compare the new pattern of electric field lines. अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कंपेयर करना है विद द ओरिजिनल पैटर्न। ओरिजिनल पैटर्न, पहले ओरिजिनल पैटर्न क्या था? ओरिजिनल पैटर्न था ऊपर से नीचे आ रही थी ना। पहले क्या था, मैं इधर ही ड्रॉ कर लेता। पहले पहले क्या था, पहले पहले ओल्ड पैटर्न ये था ना, अगर ऊपर पॉजिटिव प्लेट है नीचे नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आ रहा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। अब ऑपोजिट हो गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, नीचे पॉजिटिव बन गया और नेगेटिव आ गया। अब 9 नीचे से ऊपर हो जाएगी बस, लेकिन गैप उतना ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुई, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट चेंज नहीं हुआ। सेम सेपरेशन होगी तो और ऊपर को होगी, यही बता देना। सेम सेपरेशन, एरो अपवर्ड्स, डाउन टू अप, नीचे से ऊपर जाएंगे। सेम सेपरेशन, सेम सेपरेशन ऑफ फील्ड लाइन और एरोज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के एरोज अपवर्ड्स। अपवर्ड को पूरा बताएंगे फिर डाउन टू अप। ठीक है, अच्छा बेटा नेक्स्ट। वैसे बताऊं, अब आपके सिलेबस में नहीं रहा, ये A2 में चला गया है तो वहां पे तो नहीं आएगा, लेकिन चलिए क्वेश्चन शुरू किया हुआ है तो हम कर रहे हैं। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑयल ड्रॉप। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। अब पता क्या है, जब ऑयल ड्रॉप पे नेगेटिव चार्ज है, हमें पता है। अब नीचे वाली प्लेट हो गई है पॉजिटिव और ऊपर वाली प्लेट क्या है, नेगेटिव। तो अब वेट भी नीचे लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे लग रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, इन दोनों को जमा कर देंगे, वेट प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों को प्लस कर देंगे। वेट कितना था इसका 4.6 इंटू 10 पावर -14, वेट 4.6 इंटू 10 पावर -14, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू QE होती है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू QE। Q कितना था इसके ऊपर 4.8 इंटू 10 पावर -19, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी थी 9.6 इंटू 10 पावर 4। ये जो आंसर आएगा ना, ये वाला आंसर, इस पे ऐड कर देंगे यहाँ पे, ये आंसर x आएगा ना, तो यहाँ पे x ऐड कर देंगे, x वैल्यू। तो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है हमारे पास 9.2 इंटू 10 पावर -14 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स। उसके बाद कहते हैं शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अच्छा बेटा, आपको पता है ये दोनों इक्वल थे पहले, ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों इक्वल है। इक्वल कैसे पता चला ये इक्वल है? वही जब बैलेंस था ना, जब जब ऊपर पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव, जब ये सीन था, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव थी नीचे वाली प्लेट नेगेटिव थी, तो ऑयल ड्रॉप रुका हुआ था। इसका मतलब है जितना वेट है उतनी इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो जब आपने इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट कर दी तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो वेट के इक्वल ही है, तो वेट डबल हो गया बेसिकली। जब वेट मतलब इसका डाउनवर्ड फोर्स डबल हो गया, एक तो वेट है ना नीचे लग रही है इस साइड पे, इस साइड पे वेट भी नीचे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी वेट के इक्वल है, ये भी वेट के इक्वल है। तो इस पे जो फोर्स हो गई है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो 2 टाइम वेट हो गई है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स 2 टाइम वेट होगी तो एक्सेलरेशन 2 टाइम जी होगा, और 2 टाइम जी को 10 ले ले तो 20 होगा ऑलमोस्ट। एक तो ये अप्रोच है। दूसरा आप निकाल लें रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होती है, एमए के। रिजल्टेंट फोर्स अभी आपने निकाली है 9.2 इंटू 10 पावर -14। मैथ क्या होता है, W/G। मैथ वेट गिवन है ना आपको, वेट कितना है 4.6 इंटू 10 पावर -14 डिवाइडेड बाय 9.81। बेटा सबको पता है W इक्वल टू क्या होता है, mg। तो m किसके इक्वल हो जाएगा, W/G। ये W/G है, ये चीज क्या है, ये चीज
विच इज W/G है, ताकि मैथ आ जाए। सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू 20 आ जाए, ऐसे भी कर सकते। अच्छा, अगला पार्ट। Assume that the radius of the oil drop is negligible. Use the information to calculate the time taken for the oil drop to move bottom plate from initial midway between the plate. Midway से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? Initial velocity कितनी है? 0. Acceleration कितना है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना डिस्टेंस मूव करना है? प्लेट्स के दरमियान गैप चेक करो कितना है। 1.4 into 10⁻²। इसका आधा कर लें। कितना डिस्टेंस मूव करना है? 1.4 into 10⁻² डिवाइड बाय 2, आधा डिस्टेंस मूव करना है ना मीटर। तो देखा 0.7 into 10⁻² मीटर। और क्या निकालना है? टी निकालना है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर 0.7 into 10⁻², ut तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू 20 इंटू टी स्क्वायर, ये 2 टेंस आ गया। सॉल्व किया इसके t के लिए, t को सब्जेक्ट बना के, तो आंसर आ रहा है 2.6 into 10⁻² सेकेंड। या the oil drop starts to move at t is equal to 0. The distance of the oil drop moved from the bottom is x. The distance the oil drop from the bottom is x. Distance x है। Okay, ठीक है। On figure 7.1, sketch the variation with time t of the distance x, bottom से distance x है, for the moment of the drop from the initial position. अच्छा, यहाँ पे था, यहाँ पे था oil drop, उसका ये distance x है, ये distance को x कहा है। The distance of oil drop from the bottom is x. तो t0 पे कितना डिस्टेंस है x, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट, और जब यहाँ पे पहुंचेगा कितने टाइम में पहुंचेगा? आपने टाइम निकाल लिया था अभी, 2.6 into 10⁻²। यहाँ पे x 0 हो जाएगा, तो ग्राफ 0 को टच करेगा। 2.6 into 10⁻² सेकेंड पे 0 को टच करेगा। अच्छा, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी से आ रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। देखो, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है 20 में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, यूनिफॉर्म रेट पे बढ़ती जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करें? इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या करेगा? ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा और इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा, तो ये फिर तो बनेगा ऑलमोस्ट यू 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 बनेगा, नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। ठीक है बेटा, उसका ग्रेडियंट इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा भाई, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो शायद पेपरों में ना आए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके सिलेबस पे खत्म हो गई। डिफाइन पावर। पावर क्या होता है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज वर्क डन ओवर टाइम, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। The mass of the car is 1700 kilograms in a straight line along the slope that is at angle theta to the horizontal as shown. स्लोप पे जा रही है, एंगल थीटा है, मास गिवन है। As the car move at a constant velocity, इसको अंडरलाइन करें। कांस्टेंट वेलोसिटी का पता है ना आपको? 6 चीजें पता है। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 0। फोर्सेस क्या है? बैलेंस। बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। इतनी सारी चीजें पता चल गई, इसको अंडरलाइन करना। अच्छा, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम ए टू बी, द कार मूव एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ए से बी कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है। ए रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन प्रोवाइड अ टोटल रेजिस्टिव फोर्स ऑफ दिस वन। इसमें जो टोटल रेजिस्टिव फोर्स लग रही है वही लगी 440 न्यूटन। टोटल रेजिस्टिव फोर्स जो लगी,
फ्रॉम ए टू बी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब स्पीड जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, स्पीड का चेंज जीरो है, स्पीड कांस्टेंट है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्म है ना। कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस, फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस। फ्रिक्शन कितनी है? 440, डिस्टेंस कितने हैं? 25। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ 1.1 इंटू 10⁴। अच्छा नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ द कार causes its gravitational potential energy increases by this much. Calculate the increase in vertical height. Vertical height, increase in GP क्यों पता है आपको? increase in vertical height निकाल, increase in vertical height निकाल, ओके। फिर बताए change in GPE is equal to mgh। change in GP, GP कितना है? 4.8 into 10⁴ m mass of the car 1700 किलोग्राम, 1700, G 9.81, H निकाल। वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट आ रही है 2.9 मीटर्स। अब एंगल थीटा निकालना है, तो हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है 25 मीटर, ये 25 मीटर्स है, और ये हाइट भी पता है 2.9 मीटर्स है। एंगल निकालना है, साइन थीटा पता है आपको किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसका इनवर्स ले लेंगे, सिक्स 6.7 डिग्री। आगे कहते हैं जी, the engine produces a output power of this much to move the car along the slope. Calculate the time taken from A to B. Engine power, calculate the time taken. Okay, टाइम टेकन निकालना है। पावर होता है वर्क डन ओवर टाइम। ओके, हमारा जो वर्क डन हो रहा है, द इंजन प्रोड्यूसेस आउटपुट पावर। हमारा जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस इंक्रीज इन जीपी हो रहा है, ठीक है ना। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा है, जो हीट एनर्जी बन रही है, और क्या हो रहा है? प्लस चेंज इन जीपी, ये टोटल आउट ओवर टाइम वैल्यूज डाल दें। पावर कितनी है? 1.7 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। हमारा कितना आया था? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आया था 1.1 इंटू 10⁴, 1.1 इंटू 10⁴ प्लस इंक्रीज इन जीपी कितना था? 4.8 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई टी। टी उधर चला जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सब कुछ करने के बाद टाइम कितना आ रहा है? 3.5 सेकंड। ठीक है बेटा, आपको पता है ना ये क्या वर्क डन हो रहा है? आउटपुट पावर क्या है? आउटपुट पावर है ना कि गाड़ी फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी वर्क डन कर रही है और ऊपर भी जा रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। तो इंजन वर्क डन बाय, ये वर्क डन बाय इंजन है। वर्क डन बाय द इंजन इज कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन एंड इंक्रीज इन जीपी। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A child sits on the ground next to the remote control car toy. Okay, at time t is equal to 0, the car begins to move in a straight line directed away from the child. The variation with time t of the velocity of the car is shown. Velocity time graph given as the. The car horns continuously emits a sound of frequency this much at times equal to this much, and time 0 to time 6, 0 to 6 horn जाती जा रही। Describe qualitatively the variation, if any, in the frequency of sound heard by the child as it was emitted from the car horn from 0 to 2 seconds. 0 to 2 सेकंड उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है,
ओके, यहाँ पे ऑब्जर्वर है बच्चा, और गाड़ी इससे दूर जा रही है, ये कार है, इससे दूर अवे मूव कर रही है। जब अवे मूव करती है तो हमें जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है लेस देन सोर्स की फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही हो तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी यूनिफॉर्म हो, लेकिन अब ये इंक्रीजिंग स्पीड से जा रही है, तो फिर क्या होगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। Observed frequency will be less than 925 and it will keep on decreasing till 2 seconds. Observed frequency will keep on decreasing as it moves from, ठीक है जी, तो क्या बताना है आपने, describe variation if any the sound heard by the child that was emitted from the car horn, कार के हॉर्न से जो बज रही थी उसके बारे में बताना है आपने। तो टी 0 से लेके 2 सेकंड तक स्पीड बढ़ रही है और वो अवे जा रही है, तो स्पीड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी और उसका गैप बढ़ता जाएगा। मतलब पहले कम डिक्रीज, यहाँ पे कम स्पीड है तो कम डिक्रीज है, यहाँ पे ज्यादा स्पीड है यहाँ पे ज्यादा डिक्रीज हो, तो क्या होते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी फ्रॉम टाइम 4 to 6 सेकेंड, 4 to 6 सेकेंड, 4 to 6 सेकेंड में भी गाड़ी तो दूर ही जा रही है ना, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी में चेंज है कम। फॉर एग्जांपल देखो ना, जब स्पीड 9, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है ना, फॉर एग्जांपल इस स्पीड पे हमें फील होगी 920, फॉर एग्जांपल इस स्पीड पे हमें फील होगी, एग्जांपल दे रहा हूँ 915, फॉर एग्जांपल इस स्पीड पे हमें फील होगी 910, फिर 910 910 910, फिर कांस्टेंट स्पीड है तो 910 ही फील होती रहेगी, 910 910 ही फील होती रहेगी। लेकिन जब इससे कम होने लग जाएगी तो यहाँ पे फील होगी 915, यहाँ पे अपीयर होगी 920, और यहाँ पे दोबारा 925 होने लगेगी जब रुक जाएगी, तो होगी तो डिक्रीज ही ना, दूर जा रही है ना, तो दोनों में आप ये लिखेंगे डिक्रीज फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल से तो डिक्रीज ही होगी, एक्चुअल वैल्यू से क्या होगी, डिक्रीज होगी, एक्चुअल वैल्यू से डिक्रीज होगी, तो फिर क्या होगा, 0 to 2 फ्रीक्वेंसी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, फिर 910 तक पहुंच गई, फिर 2 से लेके 4 तक इट विल रिमेन कांस्टेंट, 910 एक्चुअल से कम ही रहेगी, और फ्रॉम 4 to 6, 915 से 25 it will increase, but this increased value will be less than the actual frequency, so this increased value will be less than the actual frequency, actual से तो कम ही रहेगी, तो बच्चे को क्या फील होगी, पहले कम होती जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे decreases less than actual, और यहाँ पे इंक्रीज करेगी 4 से 6 तक तो इंक्रीज करेगी, बट लेस देन एक्चुअल, एक्चुअल से लेस ही रहेगी। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, determine the frequency to 360 the sound heard by the child that was emitted from the car at t is equal to 3 seconds। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, f नॉट इज इक्वल टू, मैंने ऐसे याद किया था ना, v प्लस माइनस v नॉट और एफ एस v प्लस माइनस v, मैंने ऐसे याद किया था, ये तो जीरो है क्योंकि ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी तो जीरो है, v उधर चला जाएगा, तो v ऑफ इज इक्वल टू वी एस मल्टीप्लाई बाय v ओवर v, स्पीड बड़ी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, दूर जा रहा है, तो यहाँ आएगा तो कम तभी होगी जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव, तो एफ नॉट निकालना है, बट इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी 925, चेक कर लो, 925 और 338 338, और स्पीड कितनी है उसकी 12, 925 338, 925 into 338 ओवर 338 प्लस 12, सब कुछ करने के बाद, सॉल्व करने के बाद 893 हर्ट्ज उसको सुनाई दी, एक्चुअल से कम, ठीक है जी। अच्छा भाई, नेक्स्ट हो गया ना,
डिटरमिन द टाइम टेकन फॉर द साउंड एमिटेड एट 4 सेकेंड टू ट्रेवल टू चाइल्ड। चाइल्ड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? जो 4 सेकेंड पे साउंड एमिट हुई है, 4 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे बच्चे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? फॉर्मूला क्या लगेगा? एस इज इक्वल टू वी टी। साउंड की स्पीड पता है हमें कितनी है? 338। टाइम निकालना है, पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए कि 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 4 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो आ जाएगा एरिया इंटू द कर्व। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 4 सेकेंड तक कितना एरिया है ये चेक कर ले। 4 सेकेंड तक ये एरिया, यहाँ तक, यहाँ ये ट्रपेजियम बन रहा है, तो ये कितना एरिया हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक तो 4 है, प्लस ऊपरली कितनी है? 2 से 4, 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 12, 36 मीटर्स। 36 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे आ जाएगा 36। सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आ रही है 0.11 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A tube is initially fully submerged in a water. The axis of the tube is kept vertical, ठीक है, as shown, and slowly raised out. जब ये ट्यूब को बाहर निकालेंगे तो ये एयर कॉलम की लेंथ बढ़ती जाएगी ना। ओके, स्लोली रेज्ड आउट करें। आमतौर पे हम पानी निकालते होते हैं, इसमें ट्यूब को बाहर निकाल रहे हैं। एयर कॉलम की लेंथ को चेंज करें। द लाउड स्पीकर प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 530 is positioned at the top of the open end of the tube is raised. The water surface inside the tube always level to the water surface outside the tube. The speed of sound is 340. Describe simply the way that a student without requiring any additional equipment can detect when a stationary wave is formed in air. Stationary wave जब बनेगी तो आपको पता है क्या होगा? ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा। फॉर एग्जांपल उससे ट्यूब इतनी बाहर निकाल रही है, मैं कलर चेंज करता हूँ, नजर नहीं आ रहा, उससे ट्यूब इतनी बाहर निकाल रही है, सपोज 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 ट्यूब यहाँ तक पहुंच गई, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी ना आगे। तो जब स्टेशनरी वेव बनेगी तो ये होता है ना, यहाँ पे ये यूं करके यूं, बेटा कर्सर यूज करना जरा मुश्किल, ये बन गई, एंटी नोड बनेगा ना। तो यहाँ पे ओपन एंड पे, यहाँ पे ऑब्जर्वर का कान है, ऑब्जर्वर की प्यारी सी आंख है और ये कान है, यहाँ पे उससे क्या सुनाई देगा? लाउडर साउंड, लाउडर साउंड विल बी हर्ड। तो जब लाउडर साउंड आएगी तो स्टेशनरी वेव बन जाएगी। ठीक है जनाब। अच्छा, determine the height to the top of the above the surface when the stationary wave is first produced. Assume antinode is formed with the level of t. अच्छा, frequency given है आपको और वो given है, speed given है। For example, यहाँ पे stationary wave बन रही है फर्स्ट, ये बनेगी ना, ट्यूब तो पानी के अंदर यहाँ तक है, ये पानी का लेवल है ना, ये पानी का लेवल। Determine the height of the top end of the tube. हमें ये हाइट निकालनी है, ये हाइट निकालनी है। ये हाइट किसके इक्वल है? ये बेटा एंटी नोड है और ये नोड है। एंटी नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है आप बच्चों को मालूम है ना? नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 2 होता है, पता है सब? नोड टू नोड डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा बाय 2। तो नोड टू एंटी नोड, ये एंटी नोड है, यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा? ये लैम्डा बाय 4 होगा। तो हमें पता है ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? लैम्डा बाय 4 के इक्वल है। तो पहले मैं लैम्डा निकाल लूँ, P इज इक्वल टू एफ लैम्डा। V कितना है? 340। F कितना है? 530 इंटू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0.64 और डिस्टेंस h क्या है? लैम्डा बाय 4 को 4 पे डिवाइड करते हैं, 0.64 ओवर 4, 0.16 मीटर्स बाहर आए। आगे क्या कहता है? Determine the distance moved by the tube between the position at which first stationary sound was produced. Determine the distance moved between the position at which the first and second. फर्स्ट कब बनेगा, सेकंड पहले ड्रॉ करना है। फर्स्ट बन रही थी फॉर एग्जांपल जब ट्यूब कितनी थी, सेकंड बन रही है फॉर एग्जांपल जब ट्यूब कितनी बाहर आ गई, सपोज, है ना। फर्स्ट में क्या होता है? खाली ये बनेगा ना फंडामेंटल। सेकंड में क्या होगा?
ये बनेगा ना, फर्स्ट पे कितनी ऊपर आई थी, इतनी तो फर्स्ट पे ऊपर आई थी ना, कितना आया था 0.16। अब ये कितना, इसको एक्स्ट्रा ऊपर आना है, इसको इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना है एक्स्ट्रा, और ये नोड टू नोड डिस्टेंस है, और ये क्या होता है λ/2। तो लैम्डा आपके पास है 0.64, तो λ/2 कितना होगा, इसको कितना ऊपर आना पड़ेगा, इतना इतना ऊपर आना पड़ेगा, इतना इतना इतना, ये एक आधा लूप फिट आ जाए, λ/2 फिट आ जाए, 0.64/2 क्या आ जाएगा 0.32 मीटर, 0.32 मीटर बाहर आना पड़ेगा। ठीक है जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A cell of EMF 0.8 volt is connected to a metal wire X as shown. 4.8 internal resistance, 0.8 ampere current, और वायर की रेजिस्टेंस गिवन है। The cell has internal resistance. The current is this much. The wire has length this much, cross-sectional area this much, resistance this much. Calculate the charge passing through the cell in 7.5 minutes. Charge निकालना। Q is equal to IT. I कितने 0.8, टाइम कितने 7 मिनट्स, 7.5 सेकंड्स में लेना है, तो चार्ज आ जाएगा बेटा 360 कूलम। अगला पार्ट क्या कहते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी एट विच द सेल सप्लाइज पावर टू एक्स। परसेंटेज एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी, ओके, सेल प्रोवाइड सप्लाइज पावर टू एक्स, परसेंटेज एफिशिएंसी, एक्स को जो पावर मिल रही है, ओके, इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है। परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होगी, परसेंटेज एफिशिएंसी यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100, यूजफुल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट इनटू 100। यूजफुल आउटपुट है जो इसको मिल रही है, तो कितनी पावर मिल रही है, पावर के फार्मूलाज आपको याद है, P इज इक्वल टू VI होता है, I स्क्वायर R होता है, V स्क्वायर ओवर R होता है। तो यहाँ पे I गिवन है और R गिवन है, इसका यूजफुल आउटपुट तो है ना जो उसको पावर मिल रही है, पावर गेन बाय वायर X, तो यहाँ पे तो I स्क्वायर R लगेगा। अच्छा, ओवर टोटल पावर, बैटरी की पावर क्या है, बैटरी का EMF गिवन है और करंट गिवन है, तो यहाँ पे VI लग जाएगा, बैटरी के लिए VI लग जाएगा, ये EMF I लग जाएगा, VI लग जाएगा इंटू 100। अब वैल्यूज आपके पास है, I स्क्वायर R 0.8 स्क्वायर इंटू 0.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय बैटरी की वोल्टेज, वो EMF होती है ना 0.48 इंटू 0.8, सब कुछ करने के बाद 67%, 67% एफिशिएंसी, वहीं पे लिख लेंगे। There are this much free electrons contained in a volume of wire. The free electrons. Calculate the number density. Okay. Number density क्या होता है? Number of electrons per unit volume. Number of electron तो given है, पहले volume निकालना पड़ेगा। Volume होता है base area into length, या area नहीं given तो हो जाएगा pi d square, diameter का square over 4 into length। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम गिवन है वायर का, देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ गिवन है, तो इससे आ जाएगा। तो लेंथ 3 मीटर है, 1.3 to 10 power minus 7, 1.3 to 10 power minus 1.3 into 10 power minus 7, लेंथ 3 गिवन है, तो ये हो जाएगा, लेंथ 3 गिवन है। अब वैल्यूज डाल दें, n कितना है 3.2 into 10 power 22 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 1.3 को 3 से 3.39 होगा, 3.9
into 10 power minus 7. When you solve it, तो n की वैल्यू आ रही है 8.2 into 10 power 28 per meter cube. एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू n होता है n a v e या q e क्या v निकालना है। I की वैल्यू कितनी है? करंट कितना है? 0.8 एम्पीयर। n कितना है? 8.2 into 10 power 28। एरिया कितना है? 1.3 into 10 power minus 7। v फाइंड आउट करना है। e कितना है? 1.6 एलिमेंट्री चार्ज डाटा शीट पे गिवन है -19 कूलम। सब कुछ करने के बाद आंसर आ रहा है 4.7 into 10 power minus 4, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्पीड है। अच्छा नेक्स्ट कहते हैं a wire y has the same cross sectional area as x and made up of same metal as of y, wire y is longer than x। तो बना लेते हैं, ये x वायर है और ये y वायर है। wire x is now replaced by wire y। ओके x की जगह पे y लगा दो। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है और मेटल भी सेम है, लॉन्गर है, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अच्छा the replaced by the assume the wire has same temperature the same, state and explain whether the average speed of free electron is greater than, same or less than in wire। ओके अब आपकी रेजिस्टेंस होगी ज्यादा तो सर्किट में करंट हो जाएगा कम। करंट कम हो जाएगा, जब करंट कम हो जाएगा तो I इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला n a, ये होता है ना, यहाँ पे v को सब्जेक्ट बनाओ, v इज इक्वल टू I ओवर n a q। अच्छा क्या n चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। एरिया चेंज हुआ? नहीं हुआ। q चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो v I के प्रोपोर्शनल है, तो चूंकि I कम हो रहा है तो v भी कम हो जाएगा, तो स्पीड विल डिक्रीज। स्पीड विल डिक्रीज क्योंकि लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम है, इससे स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A stage 3 nucleus P of mass this much decays by emitting alpha particle of mass 4u to form a different nuclei Q as shown। ये P था शुरू में, बिफोर आफ्टर decay ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। Initial speed of alpha is this much, use principle of conservation, why the initial velocity of Q and alpha are in opposite direction। तो आप बताएंगे कि total momentum of an isolated system remains constant, the initial momentum is 0, so final will be 0 when they gain same momentum in opposite direction। ये बता देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ये तो आता है आपको, डिटरमिन द इनिशियल स्पीड ऑफ Q। तो वो क्या लग जाता है? जब एक्सप्लोजन होता है तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। न्यूक्लियस Q का निकालना है। पहले 243 थे ना, अब इस पे कितने? 4 ये ले जाएगा, ये 4 ले जाएगा, अल्फा पार्टिकल 4u ले जाएगा। यहाँ पे कितने रह जाएंगे? 239 239u। पहले इतने न्यूक्लियस थे ना, इतने 4 अल्फा पार्टिकल ले गया तो 4 माइनस करते ये मैथ आता है। इसका मैथ है 239 u लिखे या ना लिखे कट जाएगा इनटू v इज इक्वल टू मैथ ऑफ अल्फा कितना है? 4u और वेलोसिटी कितनी है? 1.6 into 10 power 7। ये u से कैंसिल हो गया और v के लिए सॉल्व किया आपने तो आ रहा है 2.5 into 10 power 2.7 into 10 power 5 meters per second आंसर आ गया। सी पार्ट, कैलकुलेट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पहले इसको कन्वर्ट करके हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास कितने? 4u, u के मास यूनिफाइड एटॉमिक मास, तो v कितने? 1.6 into 10 power 7 का स्क्वायर। पहले तो जॉल्स में निकाल लेना, ये आ रहा है 8.5 into 10 power
-13 जॉल्स। अब हमें पता है, क्या पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जॉल्स के इक्वल होता है? एलिमेंट्री चार्ज की जितनी वैल्यू होती है ना, उतने जॉल्स के इक्वल होता है। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के इक्वल होता है? इसको मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻³ जॉल्स के इक्वल होता है। तो इतने जॉल्स 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होते हैं, कितने जॉल्स? 1.6 इंटू 10⁻³ जॉल्स किसके इक्वल होते हैं? 1 MeV के। तो इतने जॉल्स 8.5 इंटू 10⁻³ जॉल्स किसके इक्वल होगा? x के। तो सिंपली आप इसको डिवाइड कर दें इस वैल्यू से, x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बेसिकली हो क्या जाएगा? 8.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻³ सॉल्व करेंगे, -13 से कैंसिल हो गया, 5.3 मैं कह रहा 5.3 लिखा है प्यारा। अच्छा जी, a graph of neutron number against the proton number is shown। कितने थे इसमें? 243 थे ना न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 95। तो 95 पर माइनस करो, ये न्यूक्लियॉन है, प्रोटॉन है, ये कितना आता है? 148 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, पूछ क्या रहा है? ग्राफ shows the cross that we represent a nucleus R has nucleon number 242 and isotope of P। isotope of 242 है, ये 242 है, ये तो इतने ही होंगे, वो कितने हो जाएंगे? 147। ये तो 97 ही रहेंगे और 147 ये होगा जी R। भैया आइसोटोप है ना, प्रोटॉन नंबर तो सेम होंगे ना, ये प्रोटॉन लिखा हुआ था, प्रोटॉन प्रोटॉन तो 90 आइसोटोप है, न्यूट्रॉन एक कम होता है। R is a nucleon number, R decays by negative beta to form S। अब ये नेगेटिव बीटा टू फॉर्म S, ओके। तो पहले लिख लो R क्या था? R was 95 to 42, it emits negative beta -10। तो प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है 96 और क्या बनेगा? S के 242 रहेंगे। तो जब ये S बनेगा तो प्रोटॉन नंबर एक बढ़ जाता है, S में क्या होगा? प्रोटॉन नंबर एक बढ़ जाएगा, न्यूट्रॉन एक कम हो जाएगा, 96 हो जाएगा और ये 240 तो 242 रहेगा और ये कितने हो जाएंगे? 146। टोटल 96 146 ये होगा S, ठीक है जी। स्टेट द नेम ऑफ द लेप्टॉन एडिशनल टू बीटा पार्टिकल दैट इज एमिटेड। तो जब बीटा नेगेटिव निकलता है तो साथ में क्या निकलता है? सबको पता है। बीटा नेगेटिव कैसे याद कर लें? बीटा नेगेटिव के साथ न्यूट्रिनो नेगेटिव निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो निकले, तो क्या निकलेगा जनाब? एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। हो गया? आई डोंट थिंक इतना पेपर मुश्किल था ये आपका।